हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे एसएससी जेईई के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे रन ऑफ के रहेंगे, है ना। इसके अंदर हाइड्रोग्राफ वगैरह वाला भी पार्ट जो है हम सम अप कर लेंगे। हालांकि ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर अब तक पूछे नहीं गए, है ना। फिर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो एक एक क्वेश्चन की डिटेलिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ के साथ देता रहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को भी पेन पेपर साथ में लेके बैठना होता है, ठीक है। तो सेम तरीके से काम करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना, हाइड्रोलॉजी करने में। हाइड्रोलॉजी का आप लोग मान के चलें कि शायद ये सेकंड लास्ट सेशन है। इसके बाद आपकी हाइड्रोलॉजी आप लोगों की खत्म हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं कि फॉर ए लार्ज कैचमेंट कंटूर्स ज्वाइनिंग पॉइंट्स इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यूज वर प्लॉटेड, द प्लॉट इज नोन एज, है ना। दिख रहा है कि लार्ज कैचमेंट के लिए हमने कंटूर्स निकाले, लेकिन वो कंटूर्स जो थे, देखो कंटूर जो है ना, आप यहाँ पर सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को बोलते हैं जनरली। मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो यहाँ पर कंटूर से मतलब क्या है आपका, है ना। देखो तो दीज आर दी कंटूर्स, है ना। कंटूर्स क्या होते हैं, ये सर्वे के अंदर चला गया है मामला हल्का सा, है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। हम मुझे आप लोगों को बताना था तो बता देता हूँ, है ना। देखो तो ये आप लोगों के पास कंटूर होते हैं ना। तो कंटूर बेसिकली क्या होता है, कंटूर बेसिकली सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को दिखाता है ना। तो लेट मी से ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर आपका एक पहाड़ सा बना हुआ है ना। तो इस पहाड़ के ऊपर आपको पता है कि सर यहाँ से अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं, है ना, तो ये नीचे वाली जो ब्लू लाइन है इसको मैं अगर रेफरेंस मान के चलूं, स्ट्रेट वाली लाइन, तो आपको पता है सर यहाँ पर इस पहाड़ के आसपास इस पूरे के पूरे इलाके में आपको सेम एलिवेशन आपको मिलने वाला है, इसके सर्कमफेरेंस वाले इलाके में ना। यहाँ से नीचे से सेम हाइट पे रहेंगे, है ना। लेट मी से यहाँ नीचे से ये 50 मीटर की हाइट पे है, 50 मीटर की हाइट पे, है ना। सेम तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके नीचे से 100 मीटर की हाइट पे है ना। ठीक है, दीज आर दी कंटूर। कंटूर्स आर दी वो लाइन, यानी कि इस लाइन को कंटूर लाइन कहूंगा, इस लाइन को कंटूर लाइन कहूंगा। यानी कि एक कंटूर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे सेम एलिवेशन को आपको शो करेंगे, ठीक है। चलो ये कह रहा है कि सर देखो कंटूर्स तो हैं, लेकिन ये ज्वाइन करते हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल को, इक्वल रेनफॉल को, है ना, इक्वल रेनफॉल पॉइंट्स को, है ना। यानी कि अब आप इसको इस तरह से समझे, इसको इस तरह से समझे, है ना। देखो ये पूरा कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया के ऊपर एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है ना। अब ये आपको शो कर रही है आप लोगों को इक्वल, यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के इन पॉइंट्स के ऊपर सेम रेनफॉल डेप्थ मिली है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने कह दिया कि सर इस जगह पे आपकी 5 सेंटीमीटर की डेप्थ की रेनफॉल है, 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल डेप्थ है ना। ये आपको पूरे पॉइंट्स पे आपको 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल डेप्थ मिली है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की रेनफॉल डेप्थ मिली है ना। तो इनको आप लोग क्या कहेंगे, इनको आप लोग क्या बोलेंगे, ये आपसे पूछा हुआ है कि इन लाइंस को मैं क्या बोलूंगा, है ना, जिन पे इक्वल मंथली रेनफॉल मिली है मुझे, है ना। तो इन वाले पर्टिकुलर लाइंस को मैं यहाँ पर आइसो हाइट्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कौन सी लाइन बोलता हूँ, आइसो हाइट्स, है ना। मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं। देखो तो एक तो होता है आपका आइस, देखो कंटूर है ना, एक तो कंटूर हो गया। कंटूर क्या है, पॉइंट्स ज्वाइनिंग, पॉइंट्स ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ, सॉरी, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ना। तो कंटूर के बारे में लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो ये कंटूर है इस केस में ना, ये आपके आइसोहाइड्र हैं, इक्वल एलिवेशन, ठीक है। चलो इसके अलावा आपको याद रखना आइसो हाइट के बारे में। आइसो हाइट आपको क्या दिखाएगी, आइसो हाइट रिप्रेजेंट करेगी पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, है ना, इक्वल रेनफॉल डेप्थ, ठीक है। सेम तरह से आप लोगों को काफी सारी और बता देता हूं। जैसे एक आप लोगों को नाम याद रखना है आइसोप्लेथ, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल। अब यहाँ रेनफॉल डेप्थ नहीं रहेगा, है ना, अब यहाँ रेनफॉल डेप्थ नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना। सेम तरह से अगर इक्वल इवापोरेट, देखो इक्वल इवापो ट्रांसपिरेशन दिखे ना, इक्वल इवापो ट्रांसपिरेशन देखने को मिले आप लोगों को, इसको जोड़ने वाली लाइन को आप लोग यहाँ पर कह देते हैं, इक्वल इवापो ट्रांसपिरेशन को आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। एक आती है आपकी यहाँ पर आइसोक्रोन, एक आएगी आइसोक्रोन, है ना, आइसोक्रोन, है ना। आइसोक्रोन कौन सी लाइन कहलाएगी, आइसोक्रोन कहलाएगी
इट इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल, आप लोग क्या देखेंगे, टाइम ट्रेवल है ना, इक्वल टाइम ट्रेवल, इक्वल टाइम ट्रेवल है ना, जिसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इक्वल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, यानी कि किस किस पॉइंट से सेम टाइम पे आपका पानी आपका एक साथ ही आउटलेट पे आपको जाते हुए दिख रहा है ना। इसके अलावा देखो एक आधी लाइन और है, जैसे कि आइसोनिक के बारे में भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आइसोनिक कौन सी लाइन है, इट इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल, अब यहाँ पर रेनफॉल की जगह आपकी स्नोफॉल डेप्थ आ जाएगी, स्नोफॉल डेप्थ है ना। तीन तरह से आप यहाँ पर आइसो बार के नाम पे भी याद रख सकते हैं, आइसो बार भी याद रख सकते हैं। आइसो बार क्या कहलाएगा, इट इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ठीक है। तो ये सब याद रखना कि जो आइसो है ना, आइसो आपके आइसो दिख रहा है ना, आइसो का मतलब यही होता है, आइसो का मतलब ये होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, है ना, सेम, है ना, ठीक है। इसके बाद ये पीछे के नाम चेंज होते जाएंगे, आपको उस हिसाब से आप यहाँ पर पीछे का पॉइंट्स आप यहाँ पर चेंज करते हुए चले जाना, ठीक है। तो एसएससी जेईई 2018 में एक बार आपसे आइसो हाइट के बारे में पूछते हैं, तो हो सकता है मे बी अगले एग्जाम के अंदर इनमें से किसी के बारे में आप लोगों से यहाँ पर राय ले लिया, चर्चा ले लिया, आपसे पूछ लिया आप लोगों से, ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आइसोक्रोन्स आर कर्व्स ऑफ इक्वल पोर वाटर प्रेशर, क्या मैंने ऐसा कहीं बोला, नहीं बोला है ना। आइसोक्रोन डिपिक्ट करेगा वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर अलोंग द डेप्थ ऑफ द सोइल सैंपल, और तीसरा बोलता है आइसोक्रोन वेरी विद टाइम, है ना। देखो इन तीनों के लिए ना आपको थोड़ा सा सोइल की नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोलॉजी की तो खैर मैं दे ही रहा हूँ साथ में, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी ओवरऑल, है ना। चलो देखो देखो अब समझो आप, है ना। देखो आइसोक्रोन के बारे में एक चीज तो बड़े अच्छे से पता है कि आइसोक्रोन आपके इक्वल, देखो आइसोक्रोन जो है आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, आइसोक्रोन इक्वल टाइम ट्रेवल को दिखाएगा, आइसोक्रोन आपको क्या दिखाएगा, इक्वल टाइम ट्रेवल को आप लोग यहाँ पर शो करने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइसोक्रोन को आप लोग यहाँ पर सोइल के टर्म में देखें, जब सोइल के टर्म में हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिखाएगा, जैसे लेट मी से आपकी एक पीजोमेट्रिक ट्यूब है ना, लेट मी से एक पीजोमेट्रिक ट्यूब है आप लोगों की, है ना, पीजोमेट्रिक ट्यूब है ना। फिलहाल देखो मैं आप लोगों को इस तरह की ट्यूब मान के चल लेता हूँ, है ना, इस तरह की ट्यूब मान के चल लेता हूँ, है ना। दिस इज ए पीजोमेट्रिक हेड का पता चलता है जिसके थ्रू आप लोग, लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं ट्यूब से काम चला लूंगा, है ना, मेरा मामला इन्हीं ट्यूब से चल जाएगा, ठीक है। आप इनको पीजोमेट्रिक ट्यूब मान लेना, ठीक है, इनको पीजोमेट्रिक ट्यूब मान लेना, लेकिन कर सकते हो आप लोग जैसा भी, है ना। देखो तो लेट मी से इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, स्पेसिफिक डेप्थ तक इसमें पानी भरा हुआ है, एक स्पेसिफिक डेप्थ तक इसमें पानी भरा हुआ है, एक स्पेसिफिक डेप्थ, ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। अभी है टाइम इक्वल टू जीरो, टाइम इक्वल टू जीरो, मैंने बोला कि आइसोक्रोन आपको लाइन डिनोट करेगी सेम टाइम ट्रेवल पे, है ना। तो आप अगर टी इक्वल टू जीरो पे देखें तो आप लोगों को अभी जीरो टाइम पे इसको सोइल के टर्म में देख रहा हूं मैं, ना। तो देखो इसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि वाटर लेवल जो है पीजोमेट्रिक ट्यूब के अंदर एक गिवन टाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आइसोक्रोन जो है ना इनके वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करेगी इस टाइम पे, देखो तो इस टाइम पे इसके वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी आप फिलहाल इनको पास पास मान के चलना, है ना, एक दूसरे से भिड़ता हुआ मान के चलना, है ना। तो अभी आइसोक्रोन क्या रिप्रेजेंट करेगी, आइसोक्रोन ड्रोन करूंगा तो क्या दिखाएगा आप लोगों को यहाँ पर कि सर इक्वल टाइम के ऊपर जो है इनके वाटर लेवल को आप लोगों को यहाँ पर डिनोट करेगी, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं आप लोगों को आइसोक्रोन की वाटर लेवल्स को दिखाएगी, वाटर लेवल्स इन पीजोमेट्रिक ट्यूब, वाटर लेवल्स इन पीजोमेट्रिक ट्यूब, है ना। फिलहाल इनको पीजोमेट्रिक ट्यूब मान के चलना इनको, ठीक है, पीजोमेट्रिक ट्यूब एट अ सेम टाइम, है ना, ठीक है। चलो अब आपने किसी पर्टिकुलर टाइम t1 के लिए t1 इंटरवल बाद आप यहां पर चेक कर रहे हैं, t1 इंटरवल बाद मान लेता हूं कि ये पानी थोड़ा सा नीचे आ गया, है ना, ये वाला पानी थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये वाला पानी थोड़ा सा ऐसा है ना, ठीक है। तो ये लाइन अब आप लोगों की, ये जो लाइन आप लोगों को डिनोट करेगा, ये आपको डिनोट करेगा सेकंड आइसोक्रोन, ये फर्स्ट आइसोक्रोन है, ये आइसोक्रोन को डिनोट करेगा, ये आइसोक्रोन को डिनोट करेगी, ये लाइन पहली आइसोक्रोन को डिनोट करेगी, ये दूसरी आइसोक्रोन को डिनोट करेगी, है ना, जो कि किसी टाइम t2 पे, जो कि किसी टाइम t1 पे है, ठीक है। ये t इक्वल टू जीरो टाइम पे, t इक्वल टू जीरो टाइम पे, ये t इक्वल टू t1 टाइम पे, है ना। ये आइसोक्रोन है सेकंड नंबर ही, है ना,
समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो इनको मैं बोल देता हूं कि ये आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है, इस तरह से वेरिएशन शो करती है आप लोगों का कि कितना वाटर लेवल में कितना चेंज हुआ है ना, कितना स्पेसिफिक चेंज आप लोगों को देखने को मिलता है ना। ठीक है, अब ये तो मैंने पीजोमेट्रिक ट्यूब के हिसाब से कर लिया है ना। सेम हम यहाँ पर, मैं आप लोगों को यहाँ पर डैम का एग्जाम्पल देता हूँ। डैम के केस में देखो आप, है ना, डैम के केस में देखो, डैम के केस में यहाँ पर पानी होता है अपस्ट्रीम एंड पे, है ना, अपस्ट्रीम एंड पे रिजर्वायर बनता है। डाउनस्ट्रीम एंड पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, डाउनस्ट्रीम एंड पे भी छोटा मोटा आप लोगों को पानी का कुछ स्टोरेज देखने को मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर कुछ इस तरह से वेरिएशन दिखाता है। पोर वाटर प्रेशर कुछ इस तरह से वेरिएशन दिखाता है। ये वेरिएशन डिपेंड करती है कि यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है और यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है ना। जितनी इंटेंसिटी टो पे रहेगी, जितनी इंटेंसिटी हील पे रहेगी, उतनी इंटेंसिटी आप पोर वाटर प्रेशर की यहाँ पर मान लेते हैं और वेरिएशन आप लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग यहाँ पर एक तरह से समझे कि यहाँ से जो पानी है, यहाँ से पानी इंटेंसिटी की तरफ प्रेशर तो लगा रहा है, सेम प्रेशर आप इस तरह से शो कर सकते हैं। किसी टाइम T1 बाद देखूंगा तो T1 टाइम बाद आपको पोर वाटर प्रेशर के अंदर कोई चेंज है, यानी कि T1 डेप्थ दे देखो, ये डेप्थ आपकी नीचे गई ना, डेप्थ आपका ड्रो डाउन देखने को मिला। इसको समझो, ये जो वाटर लेवल है ना, ये वाटर लेवल मैंने पहले यहाँ से T बराबर 0 से लेकर T बराबर T1 तक किया है ना, T बराबर 0 से T बराबर T1 तक किया है। ये सेम वाटर लेवल के अंदर चेंज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ये पानी पहले यहाँ पर है, अब थोड़ा टाइम बाद पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो पोर वाटर प्रेशर के अंदर में रिलेटिवली चेंज आएगा। जैसे T1 टाइम बाद मैंने कह दिया कि ये पानी जो है, ये वाटर लेवल जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो पोर वाटर प्रेशर में भी चेंज आएगा। बिल्कुल, तो ये सेम तरह से इसी तरह का मामला है। पहली आइसोक्रोन आपको डिपेंड बताती है कि पहला पोर वाटर प्रेशर कितना है, सेकंड आइसोक्रोन बताएगी सेकंड टाइम T1 पे पोर वाटर प्रेशर कितना है ना। तो ये आपको डिपेक्ट करेगी वेरिएशन पोर वाटर प्रेशर के अंदर अलोंग दी डेप्थ ऑफ द सोइल सैंपल। ये डिनोट करती है, पोर वाटर प्रेशर को डिनोट नहीं करती है। ये बताएगी कि सर देखो T1 टाइम बाद इतना पानी के अंदर डेप्थ के अंदर इतना चेंज हुआ, ये वेरिएशन शो करेगा, है ना। एग्जैक्टली पोर वाटर प्रेशर कितना वो शो नहीं करेगा, है ना। ये बताएगा कि सर इतना वाटर का हेड इतना ड्रो डाउन हुआ है, तो उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर में इतना चेंज आ सकता है ना। ठीक है, लेकिन आपको पोर वाटर प्रेशर कितना निकालेगा, इसकी कर्व को आपको ये आप लोगों को शो नहीं करेगा, है ना। अब आप लोगों को ये तो पता चली गया कि जैसे मैंने टाइम T1 किया, आइसोक्रोन नीचे आ गई, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता है। बिल्कुल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, सेकंड और थर्ड दोनों सही है ना। करेक्ट, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वाटरशेड हैविंग एन एरिया ऑफ 4 किलोमीटर स्क्वायर, इट्स सब्जेक्टेड टू ए रेनफॉल इवेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर, thereby generating stream flow at the outlet of the watershed for 10 hours। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एसओसी 2019 का आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वाटरशेड है, कैचमेंट एरिया है, जिसका एरिया दे रखा है आप लोगों को। एक कैचमेंट एरिया, देखो इसको समझना है ना आप लोग। ये कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया है कितना, 4 किलोमीटर स्क्वायर का, है ना, 4 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है। इस 4 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर आप लोगों की रेनफॉल हो रहा है। रेनफॉल जो हो रहा है वो टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है पूरे एरिया के अंदर, वो देखने को मिल रही है आपको 9 सेंटीमीटर। कितनी, 9 सेंटीमीटर, है ना। और इससे आपका स्ट्रीम फ्लो जनरेट होता है आउटलेट पे कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, है ना। तो लेट मी से ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का आउटलेट पॉइंट है, दिस इज द आउटलेट पॉइंट। और यहाँ पर सारा पानी आ रहा है, और यहाँ आउटलेट पे जो आप लोगों को देखने को मिला स्ट्रीम फ्लो, डेट इज फॉर 10 आवर, 10 आवर, है ना। ठीक है, अगर एवरेज स्ट्रीम फ्लो जो था वो 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से था और 10 घंटे तक था, है ना, 10 घंटे तक था। ठीक है, तो रन ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो देखो इसके लिए ना आपको कुछ नहीं, आपको रन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द रन ऑफ कोफिशिएंट, व्हाट इज द रन ऑफ कोफिशिएंट, है ना। देखो रन ऑफ कोफिशिएंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रन ऑफ टू रेनफॉल, इज द रेशियो ऑफ रन ऑफ टू रेनफॉल, है ना। इसमें आपको यहाँ पर रन ऑफ डेप्थ और रेनफॉल की डेप्थ, आप लोगों को इन दोनों की डेप्थ को आपको यहाँ पर रखना है, और ये जो कोफिशिएंट निकलेगा इन दोनों के रेशियो से निकलेगा, है ना। देखो तो सबसे पहले देखते हैं सर रन ऑफ कितना जनरेट हुआ हमारा। तो रन ऑफ डेप्थ अगर यहाँ पर देखो, दोनों को एक ही टर्म में लिखना है। अगर एक को वॉल्यूम में लिखो तो दूसरे को भी वॉल्यूम में लिखना है, एक को डेप्थ में लिख रहे हो तो दूसरे को भी डेप्थ में लिखना है ना। क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल डेप्थ आप लोगों को डायरेक्टली दे रखी है, रेनफॉल डेप्थ आप लोगों को डायरेक्टली दे रखी है, रेनफॉल डेप्थ आप लोगों को डायरेक्टली दे रखी है। कितनी दे रखी है रेनफॉल डेप्थ, दैट इज गिवन एज दी 9 सेंटीमीटर, है ना। और रन ऑफ डेप्थ आप लोगों को पता है क्या, रन ऑफ डेप्थ आपको नहीं पता। अब देखो दोनों को कैसे भी कर लो आप लोग, या तो देखो यहाँ जरूरी नहीं है डेप्थ में लिखो, अब मैं वॉल्यूम से भी बता सकता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली, है ना। आप चाहो तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम से भी बता सकता हूँ, वॉल्यूम से आप डेप्थ की टर्म में, या तो देखो रेनफॉल की डेप्थ ऑलरेडी गिवन है, रन ऑफ की डेप्थ जनरेट कर लो, वॉल्यूम अपन एरिया कर देंगे, है ना।
तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउटलेट के ऊपर आपको रन ऑफ मिल रहा है। देखो आउटलेट के ऊपर जो स्ट्रीम फ्लो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, आउटफ्लो पे 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इतनी देर की, ठीक है। तो टोटल जो वॉल्यूम जनरेट हुआ वो वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ देखो, तो 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से 10 घंटे तक, 10 घंटे है तो 10 इंटू 60 करेंगे, इंटू 60 करेंगे, 10 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर बन जाएगा, डेट इज, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर बन जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम अपॉन एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया कितना है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, है ना। या तो एरिया करके डायरेक्टली रन ऑफ डेप्थ निकल जाएगी, है ना, यहाँ पर अपॉन एरिया करूंगा तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकल जाएगी। या फिर आप इसको डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर पुट कर दें, है ना, रन ऑफ वॉल्यूम आ गया। देखो या तो इसमें आप डिवाइड बाई एरिया कर देना, है ना, डिवाइड बाई एरिया कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर वॉल्यूम के टर्म में निकाल लो, आपकी इच्छा पड़े। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको के से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो के बराबर कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया आपका 50 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाय आप लोग यहाँ पर कर देंगे रेनफॉल वॉल्यूम। रेनफॉल कितनी अगर हो रही है, 9 सेंटीमीटर की रेनफॉल अगर हो रही है, कितने कैचमेंट एरिया पे, 4 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया पे, है ना। तो 4 किलोमीटर स्क्वायर है, 4 इंटू 1000 का आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू 1000 का आप लोग यहाँ पर कर देंगे, सर किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसको आप लोग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर देखो ये जो आप लोगों ने निकाला है ये मीटर के अंदर निकला है, ये किसके अंदर निकला है, ये मीटर क्यूब के अंदर निकला है ना। दिस वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, दिस वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, तो नीचे मीटर क्यूब में वैल्यू चलेगी, है ना। तो 4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो आप लोग यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 1000 होता है, तो 1000 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, 1000 का आप लोग यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.09 से निकलेगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर आपका निकल के आएगा, और की वैल्यू जो बनेगी आप लोगों की डेट वुड बी 0.5, है ना। तो देख लेना, इसको बना के देख लेंगे हम लोग, तो 0.5 आप लोगों को यहाँ पर बन के देखने को आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो ये आपको रन ऑफ कोएफिशिएंट आप लोगों को यहाँ पर निकल के बैठेगा, ठीक है। चलो दिस इज दी रन ऑफ कोएफिशिएंट, है ना, दिस इज दी रन ऑफ कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है ना। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से आइडेंटिफाई करना है आपको मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ कैचमेंट हैविंग n नंबर ऑफ स्टेशन, है ना। नोट यूज्ड है ना, दिस दैट इज नॉट यूज्ड, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आप लोग, देखो एक कैचमेंट एरिया है ना, इस कैचमेंट एरिया के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के रेनगोजेस लगे हुए हैं। लेट मी से यहाँ पर आप लोगों के 3 रेनगोज लगे हुए हैं, ठीक है, 3 रेनगोज लगे हुए हैं। ये पहला रेनगोज जो है इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया ले रहा है, दूसरा रेनगोज इतना एरिया ले रहा है, तीसरा रेनगोज इतना एरिया ले रहा है ना। लेट मी से ये मान लेता हूं मैं, है ना, ये हम यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि ये एरिया इस वाले रेनगोज का, ये वाला एरिया इस वाले रेनगोज का, ये वाला एरिया इस वाले रेनगोज, यानी कि इतने में जितनी भी बारिश होगी उसको रिकॉर्ड ये करेगा। इतने एरिया की बारिश का रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर इससे लेंगे, इतने बारिश की रिकॉर्डिंग इससे लेंगे, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेनफॉल डेप्थ ओवर अ बेसिन, मीन रेनफॉल डेप्थ ओवर अ बेसिन, इस पूरे के पूरे कैचमेंट एरिया के अंदर कितनी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना रेनफॉल देखने को मिल रहा है, मीन रेनफॉल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को तीनों के तीनों कैचमेंट एरियाज आप तीनों के तीनों आप लोगों को यहाँ पर ये उठाने पड़ेंगे, तीनों के तीनों का डाटा आपको उठाना पड़ेगा कि इसमें कितनी रेनफॉल हुई है, इसमें कितनी रेनफॉल हुई है, इसमें कितनी रेनफॉल हुई है, उसके हिसाब से आप लोग मीन रेनफॉल कितनी होगी ओवर ड्रेनेज बेसिन आप लोग पता करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम बनेगा आपका मीन रेनफॉल ओवर अ ड्रेनेज बेसिन, ओवर अ ड्रेनेज बेसिन। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये निकल के आती है, मीन रेनफॉल ओवर अ ड्रेनेज बेसिन, है ना। अब देखो इसके अंदर ना टोटल 3 तरीके हैं आप लोगों के, तीनों तरीके मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है आप लोगों का दैट इज दी आइसोहाइटल मेथड। सबसे पहला है सर बेसिक से चलें क्या, बेसिक से बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला बेसिक मेथड है आपका अरिथमेटिकल मेथड, है ना। सबसे पहला बेसिक मेथड है दैट इज दी अरिथमेटिकल मेथड। ये सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है और सबसे बेकार टाइप का मेथड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दैट इज दी अरिथमेटिकल मेथड, है ना। सेकंड नंबर पर जो मेथड आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज ऑफ द सीजन पॉलीगन मेथड, दैट इज ऑफ द सीजन पॉलीगॉन, दैट इज ऑफ द सीजन पॉलीगॉन मेथड, जिसके अंदर सीजन पॉलीगॉन आप बनाते हैं ना, सीजन पॉलीगॉन मेथड, है ना। थर्ड नंबर पे आप लोग यहाँ पर देखेंगे दैट इज दी आइसोहाइटल मेथड। ये तीनों मेथड ही आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं ना, ये तीनों मेथड ही आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ किस तरह से यूज आएंगे ये तीनों मेथड, इनका एप्लीकेशन देख लो आप लोग, है ना। जो देखो आप लोगों को आंसर तो मिल ही गया कि हीटोग्राफ मेथड आपका कोई मेथड नहीं होता, हीटोग्राफ आपका कर्व है, दैट इज कर्व बिटवीन दी रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, दैट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले मेथड के बारे में, दैट इज ऑफ दी अरिथमेटिकल मेथड, है ना। अरिथमेटिकल मेथड सबसे देखो इजीएस्ट वे में समझाऊंगा आप लोगों को। देखो अरिथमेटिकल मेथड आप लोगों का क्रूड मेथड है ना, क्रूड मेथड है।
लेकिन फिर भी ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे देगा अगर आपके तीनों कैचमेंट एरियाज आपके सेम है, तीनों कैचमेंट एरियाज आपके सेम है ना। देखो ये A1 A2 ये A3 जो है ना, तीनों कैचमेंट एरिया के तीनों पार्ट, सॉरी एक कैचमेंट एरिया के तीनों पार्ट आपके सेम है ना। तो एक कैचमेंट एरिया के 3 पार्ट में हर एक रेन गोज स्टेशन आपका सेम एरिया कवर करता है, या मैं कह दूं कि आप लोगों का यूनिफॉर्म है पूरा मामला, है ना, यूनिफॉर्मिटी चल रखी है इसके अंदर, है ना। अगर A1 A2 और A3 तीनों के तीनों सेम एरिया आप लोग यहाँ पर नोट करते हैं तो अरिथमेटिकल मेथड को आप मान देंगे, है ना। यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसकी जगह लिख देता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जगह बोलेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है आपके किसका, रेन गोजेस का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गोजेस, ये आप लोगों को दिक्कत देगा आप लोगों को, है ना। रेन गोजेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा हो तो ये मेथड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको दे सकता है ना। इसमें क्या है, आप लोगों को निकालना है, आप लोगों को निकालना है प्रिसिपिटेशन, है ना। तो मान लेता हूं कि यहाँ पर इस पहले स्टेशन के अंदर आपकी P1 मिलती, यहाँ पर P2 रेनफॉल हुई, यहाँ पर P3 रेनफॉल रिकॉर्ड। तो आप क्या करेंगे सर, पूरे कैचमेंट एरिया के अंदर जो रेनफॉल हुई होगी वो लगभग ऑन एन एवरेज P1 P2 P3 डिवाइड बाय 3 ये हुई, है ना। तो दिस इज द अरिथमेटिकल मेथड, दिस इज द अरिथमेटिकल मेथड, यानी कि अरिथमेटिकल मेथड आप लोगों का सिंपल, आप अरिथमेटिकल एवरेज आप लोग यहाँ से निकाल लेते हैं ना, अरिथमेटिकल एवरेज आप लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और इसी अरिथमेटिकल एवरेज के बेसिस पे आप लोग कह देते हैं कि सर दिस इज ये, है ना। अब देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पर जब आप लोगों ने एवरेज लिया तो इसमें ये एरियाज ना, इस एरिया देखो हो सकता है मे बी ये आपका कैचमेंट एरिया है, इसमें ये वाला जो रेन गोज है ये इतना एरिया शो करता हो, ये वाला रेन गोज इतना एरिया कवर करता हो, ये वाला रेन गोज इतना एरिया कवर करता हो, ये वाला रेन गोज इतना एरिया कवर करता है ना। हो सकता है मे बी जरूरी थोड़ी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह मिले, है ना। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आपने एरिया तो लिया ही नहीं, है ना। और दूसरी बात क्या है, जब यहाँ पर देखो पहली, देखो मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ इस वाले की लिमिटेशन, देखो पहली लिमिटेशन कि सर आपने एरिया को कंसिडर नहीं किया यहाँ पर मीन रेनफॉल निकालने के लिए, है ना, एरिया को कंसिडरेशन नहीं है। सेकंड दिक्कत क्या है कि सर हो सकता है मे बी बारिश इतने से पोर्शन में हुई हो, है ना, हो सकता है मे बी बारिश आपकी इतने से पोर्शन में हुई हो, आपने एरिया तो पूरा ही ले लिया, जरूर थोड़ी इस पूरे एरिया में बारिश हुई हो, है ना, लेकिन आप इसकी रेनफॉल के जितनी भी प्रेसिपिटेशन हुई है उसको पूरे एरिया में थ्रू आउट द एरिया आपने कंसिडर किया नहीं किया। देखो बारिश सच में हुई भी है कि नहीं हुई है, इतनी बारिश हुई है, क्या हो सकता है इसी के आसपास बारिश हुई है ना, इसी एरिया में बारिश हुई, इधर बारिश ही नहीं हुई है ना, तो वो भी कंसिडरेशन आपका गलत चला जाता है कि सर बारिश हुई भी है नहीं हुई है, एग्जैक्टली कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, वो भी कंसिडरेशन आपका गलत चला जाता है ना। तो ये जो है आपकी इन दोनों रीजन की वजह से थोड़ा सा बेकार टाइप का मेथड है आपका, है ना। सेकंड तरह से आप लोग देख सकते हैं, दैट इज ऑफ द थीसन पॉलीगन मेथड, सेकंड वन इज द थीसन पॉलीगन मेथड, है ना। अब देखो थीसन पॉलीगन मेथड जो है ये आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है किसके ऊपर, अरिथमेटिकल मेथड के ऊपर। ये कहता है कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे एरिया का कंसिडरेशन की कोई दिक्कत थी, तो एरिया के कंसिडरेशन के लिए आप यहाँ पर वेटेड एरिया मेथड आप लोग यहाँ पर काम मिलेंगे, इसको ना वेटेड एरिया मेथड भी कहते हैं, इसको हम यहाँ पर वेटेड एरिया मेथड भी कहते हैं, इसको वेटेड एरिया मेथड भी कहते हैं। यानी कि देखो इसने ना पहले कंसिडरेशन ली, इसने बोला कि चलो आपको एरिया से दिक्कत है, एरिया की दिक्कत हम चलो सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो इसने कह दिया कि सर ठीक है हम यहाँ पर वेटेड मीन ले लेंगे, हम यहाँ पर वेटेड मीन ले लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे तो सर मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, आपकी ये तो दिक्कत थी सर कि आपने यहाँ पर एरिया क्यों नहीं लिया, है ना। तो इस एरिया को हमने यहाँ पर सुन लिया है, इस एरिया को हमने यहाँ पर सुन लिया है, इस एरिया को हमने यहाँ पर सुन लिया। अब हम यहाँ पर जो एवरेज निकालेंगे, हम यहाँ पर एरियल एवरेज निकाल लेंगे, है ना। देखो एरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए हम यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे साहब, ठीक है। ये लो साहब, ये लो साहब। अब कोई शिकायत है आपकी कि सर एरिया आपका अलग अलग है, तो अलग अलग एरिया मानो, है ना। अब अलग अलग एरिया तो अलग अलग एरिया मानो यहाँ पे ना, अलग अलग एरिया तो अलग अलग एरिया मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया हमने अलग से लिया, इसका एरिया अलग से लिया, इतनी रेनफॉल को इस एरिया के साथ वेटेज दे दिया, है ना। तो पूरी रेनफॉल का वेटेज चला गया, इसका वेटेज अलग चला गया, इसका वेटेज अलग चला गया, इसका वेटेज अलग चला गया, है ना। इसके बेसिस पे आपने मीन निकाल लिया, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी द थीसन पॉलीगन मेथड, दैट विल बी द थीसन पॉलीगन मेथड। अब इसको वेटेड एरिया मेथड क्यों कहते हैं बताता हूँ। ये पूरे एरिया को मिला के आप कैपिटल ए बोल सकते हैं, बिल्कुल, ये पूरा एरिया मिला के कैपिटल ए हो जाएगा, बिल्कुल। तो पी बार बराबर आप यहां से कह सकते हैं P1 इंटू A1 अपॉन ए, है ना, प्लस P2 इंटू A2 अपॉन ए, है ना। अब देखो तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो इसको P बार बराबर लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। तो देखो ये A1 अपॉन ए है ना, ये हमने क्या किया है कि इस एरिया के छोटे से टुकड़े को एंटायर एरिया से हमने यहाँ पर वेटेड दे दिया। दिस इज द वेटेज ऑफ एरिया, दिस इज द वेटेज ऑफ एरिया कि आपने A1 एरिया को महत्व तो कैपिटल ए यानी कि टोटल एरिया का A1 पार्ट
इसको अलग से वेटेज दे रखा है, दिस इज द वेटेज ऑफ द एरिया, है ना, तो इसीलिए इसको वेटेड एरिया मीन भी कह देते हैं इसको ना, कभी कभी समेशन पी इंटू ए अपॉन समेशन ए, इस नाम से भी आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है ना, कभी इस तरह से भी आपको फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, दिस इज द वेटेड एरिया मेथड, है ना, तो ये हम यहाँ पर करते हैं फ्यूजन पॉलीगन मेथड के अंदर। थर्ड नंबर पे आता है आपका डेट इज द आइसोहाइटल मेथड, डेट इज द आइसोहाइटल मेथड। अब हमारी आखिरी परेशानी भी सॉल्व हो गई है ना, आइसोहाइटल मेथड, ये अच्छा मेथड है, इट इज द मेथड, दिस मेथड इज गुड, दिस मेथड गिव्स गुड रिजल्ट्स देन अरिथमेटिकल मेथड, बट दिस इज नॉट द सुपीरियर मेथड, द सुपीरियर मेथड इज द आइसोहाइटल मेथड, है ना, तो जो सुपीरियर टाइप का मेथड रहेगा वो आपका आइसोहाइटल मेथड रहेगा, दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर मेथड, दिस इज द सुपीरियर मेथड। सुपीरियर मेथड कैसे है, अभी भी हमारे यहाँ पर सर ये नहीं पता कि सर इतनी से एरिया में बारिश हुई तो क्या करेंगे, इतनी एरिया में बारिश हुई तो क्या करेंगे, है ना, ठीक है। अब क्या कहता है, ये कहता है कि कैचमेंट एरिया के अंदर आप आइसोहाइट्स ड्रॉ करो। आइसोहाइट्स क्या होती है, अभी भी हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर हमने लोगों ने देखा कि इक्वल रेनफॉल डेप्थ को दिखाती है ना, इक्वल रेनफॉल डेप्थ को दिखाती है। तो लेट मी से हम यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर इसके अंदर हम यहाँ पर आइसोहाइट्स को ड्रॉ करेंगे, ये आइसोहाइट, ये आइसोहाइट, ये आइसोहाइट, ये आइसोहाइट, ये आइसोहाइट, ये आइसोहाइट, है ना, ठीक है। तो ये इसको कह देता हूँ P1 रेनफॉल, इसको बताती है P2 रेनफॉल, ये P3 रेनफॉल, ये P4 रेनफॉल, P5 रेनफॉल, है ना। आप लोगों ने यहाँ पर आइसोहाइट्स को शो करने के लिए, आप लोगों ने एक वेरिएशन करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक कर्व निकाली, है ना, दिस इज द सुपीरियर मेथड। अब ये क्या कहेगा, देखो इधर देखो, इसके बीच का ये एरिया है, इसको A1 कह देता हूँ, इस एरिया को A2 कह देता हूँ, ये एरिया विद इन द बाउंड्री, है ना, एरिया विद इन द बाउंड्री, है ना, तो यहाँ इस बाउंड्री के बीच के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पर ये वाला एरिया आपका A3 कहलाएगा, ठीक है, दिस इज द A3, दिस इज द A4, दिस इज द A5, है ना। तो अब इस केस में आपको कैसे निकालना है आइसोहाइट से, यहाँ पर आपको मीन आप लोग प्रेसिपिटेशन निकालना है। तो अभी दिक्कत क्या आई थी, पहले तो एरिया की दिक्कत थी, एरिया भी वेटेज दे दिया, अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन को भी आप मदद दे दो, देखो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमने कह दिया कि सर यहाँ पर P1 इंटेंसिटी से, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर P1 डेप्थ की रेनफॉल हुई है, यहाँ पर P2 डेप्थ की रेनफॉल हुई है, तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों के बीच में P1 प्लस P2 के एवरेज के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर क्या मिली होगी, इतनी डेप्थ की रेनफॉल अकर हुई होगी ना, इनटू A1 प्लस, इसको आप लोगों ने कह दिया कि सर P2 प्लस P3 डिवाइड बाय 2 इंटू A2, इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग पूरा का पूरा मामला कर सकते हैं ना, A1 प्लस A2 प्लस 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 A1, ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर कंसिडरेशन आप लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा ना। तो दिस इज द आइसोहाइटल मेथड, ये सुपीरियर टाइप का मेथड है और ये आपको बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर उठा के या बना के देगा, ठीक है। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम फ्लड वाले चैप्टर के ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। रन ऑफ के अंदर इतने ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए फिलहाल, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, देखो पहले बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो है 2020 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है, अलग क्वेश्चन नहीं है, 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना, दिस कम्स आउट इन 2020 के अंदर, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कनेक्ट कर, आप लोगों को लगाने हाइड्रोग्राफ के रिगार्डिंग सवाल है। देखो हाइड्रोग्राफ से ज्यादा सवाल आप लोगों से पूछा नहीं है ना, ज्यादा सवाल आप लोगों से पूछा नहीं है ना, जितने सवाल पूछा है उतना बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी है ना, चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, है ना, व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, ठीक है। देखो हाइड्रोग्राफ क्या होता है, सबसे पहली बात देखो हाइड्रोग्राफ जो है आप लोगों का, हाइड्रोग्राफ इज अ कर्व, देखो हाइड्रोग्राफ इज अ कर्व, या फिर कह दो हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्चार्ज, बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, है ना। डिस्चार्ज और टाइम के बीच का जो प्लॉट है वो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, है ना। तो ये डिस्चार्ज जो है आप लोगों को, ये डिस्चार्ज आपको आउटलेट पे दिखता है ना, डिस्चार्ज आपको आउटलेट पे दिखता है, और डिस्चार्ज को आप लोग यहाँ पर रन ऑफ के टर्म में मेजरमेंट करते हैं। तो रन ऑफ वर्सेस टाइम के बीच का जो कर्व है उसको आप लोग यहाँ पर भेज देंगे। रन ऑफ को जो है हम यहाँ पर मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर मेजरमेंट करेंगे, और टाइम को हम यहाँ पर आर के अंदर हम यहाँ पर मेजरमेंट जनरली करते हैं, ठीक है। चलो अब पूरा का पूरा मैं आप लोगों को हाइड्रोग्राफ समझा देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, है ना। तो लेट मी से सबसे पहले कि आपकी बारिश अगर होना चालू है, बारिश अगर होना चालू है ना, ठीक है। तो लेट मी से इतने घंटे तक बारिश हुई है, लेट मी से इतने घंटे तक बारिश हुई है ना, ठीक है, ये टाइम है, इतने घंटे तक बारिश हुई है, और मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि बारिश की जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो आप लोगों की सेम है ना। तो मैंने कह दिया सेम रेनफॉल इंटेंसिटी से डी आर तक रेनफॉल हुई है, कितने आर तक, डी आर तक, डी घंटों तक आपकी बारिश हुई है, सेम रेनफॉल इंटेंसिटी से आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा, है ना, सेम रेनफॉल इंटेंसिटी। अगर आप यहाँ पर वेरिएशन कर देंगे ना तो फिर हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मान के चलता हूँ, लेट मी अज्यूम
कि सेम रेनफॉल इंटेंसिटी से आपने डीआर तक रेनफॉल कर दिया। इसको डिफरेंट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिफरेंट करके बता सकता हूँ आप लोगों को, है ना, लेकिन इससे समझने में आसानी रहेगी, है ना। देखो, तो शुरुआत में अगर मैं कह दूं कि ये कैचमेंट एरिया है, ये कैचमेंट एरिया है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बंटी है, यहाँ पर बबली है, ठीक है। यहाँ पर इस कैचमेंट एरिया के अंदर बारिश हुई, ठीक है। तो बंटी बबली की बात हुई, तो बंटी बोलता है बबली से कि मिलने आ जाओ, चलते हैं आज, है ना, घूमने चलते हैं ना, ठीक है। तो बंटी चाहता है बबली के साथ घूमने, ठीक है। अब बबली जी कहती है कि यार बारिश बहुत हो रही है इस पूरे एरिया के अंदर, मैं नहीं आ सकती, है ना, इस पूरे एरिया के अंदर बारिश बहुत हो रही है, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। बंटी कहते हैं झूठ बोल रही है, मेरी तरफ तो बारिश ही नहीं हो रही, है ना। बंटी कह रहा है कि झूठ बोल रही है, मेरी तरफ तो बारिश ही नहीं हो रही। तो बंटी कहती है अच्छा ठीक है, तू जाके देख, यहाँ पर नदी का जो बाहर वाला पार्ट है वहां जाके देख, वहां पर देख तेरे को पानी में चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये हाथ में चला गया, इधर बारिश चालू हुई थी, ये हाथ में चला गया, चल के चला गया बंटी, है ना। बंटी ने कहा, फोन वापस घुमाया, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उसने कहा अरे पगले, अभी तो बारिश चालू हुई है, अभी तो बारिश चालू हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। वो बोले तो बेवकूफ बना रही, तो आ नहीं रही, है ना, आपने तो मना कर रहे हैं, तो तुम्हें आना नहीं है मेरे साथ घूमना, है ना, ठीक है। तो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये कहती है ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, है ना, मेरा बिल्कुल एकदम सच्चा प्रेम है, आप ही के साथ घूमने जाऊंगी, ठीक है, बस बारिश आ रही है अभी, है ना। तो ये थोड़ी देर और खड़ा रहेगा, थोड़ी देर और खड़ा रहेगा, थोड़ी देर और खड़ा रहेगा, तो उसके बाद इसको क्या देखने को मिलेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा पानी आया, है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पानी ट्रेवल करके आएगा तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, है ना। सेम तरह से आप मामला समझें कि जो शुरुआत में वनडे की कंडीशन थी कि इसका क्या है, इसका प्यार झूठा हो चुका है, तो वो क्या थी कि शुरुआत में जब बारिश चालू हुई ना, तब आप लोगों को रिवर के अंदर तो डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखो सीधी बात है, रिवर बह रही है, कंटिन्यूस तरीके से बह रही है, तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, क्योंकि लॉसेस आपके बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, है ना। तो रिवर के अंदर इसको डिस्चार्ज कम होता नजर आ रहा है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद, तो लेट मी से ये पर्टिकुलर पॉइंट है ए, यहाँ से डिस्चार्ज हल्का सा चढ़ना चालू होगा, चढ़ना चालू है ना, ठीक है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश होकर खत्म हो गया ना। तो धीरे धीरे पहले यहाँ का पानी यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ का पानी यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ का पानी यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ का पानी यहाँ तक पहुंचेगा, है ना, ठीक है। पूरे एरिया में बारिश हुई है ना, तो यहाँ का पानी यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ का पानी, फिर यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, है ना। तो धीरे 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 छोटे छोटे एरिया का पानी यहाँ तक पहुंचने लगा, पहुंचने लगा, पहुंचने लगा, पहुंचने लगा। तो डिस्चार्ज आपको होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बारिश यहाँ खत्म हो चुकी है ना, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है साहब, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर बढ़ा दे, थोड़ा सा पीछे ले लेता, है ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद अब बारिश तो खत्म होगी, है ना, अब ये पानी क्या करेगा, पानी वापस उतरना चालू करेगा, पानी आप लोगों का उतरना चालू करेगा, ये पानी उतरना चालू करेगा, उतरना चालू करेगा, और ये अगेन आप लोगों को सेम कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है, सेम कंडीशन की तरफ आ जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। फिर अगेन वही डिस्चार्ज घटना चालू, है ना, ठीक है। एक टाइम पे यहाँ पर पीक तक पहुंचा, पीक तक पहुंचा, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो है ना पानी का, देखो ये तो वेरिएशन दिखेगा आपको नदी में, बिल्कुल। तो ये जो लिम्ब आपको देखने को मिलेगी, इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर राइजिंग लिम्ब, इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर राइजिंग लिम्ब, है ना, इसको बोलता हूं यहाँ पर राइजिंग लिम्ब। पानी आपका बढ़ रहा है बड़े आराम से, फिर पानी एक बार आने के बाद उतरेगा भी नहीं, है ना, तो इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर फॉलिंग लिम्ब, है ना, इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर फॉलिंग फॉलिंग लिम्ब, है ना, इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर फॉलिंग लिम्ब, है ना। इसको रिसेशन कर्व भी बोलता हूँ, इसको कॉन्सेंट्रेशन कर्व भी बोलता हूँ, नाम याद रखना, इसको कॉन्सेंट्रेशन कर्व भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ राइजिंग लिम्ब जो है, इसको ना हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन कर्व। क्या है कि ये नाम बहुतों को याद नहीं रहता है ना, कॉन्सेंट्रेशन कर्व, है ना। और यहाँ पर फॉलिंग लिम्ब जो है, इसको फॉलिंग लिम्ब जो है, फॉलिंग लिम्ब को जो है हम लोग यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर रिसेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं, इसको हम यहाँ पर रिसेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं ना, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर है ना, देखो शुरुआत में पानी बढ़ा होगा, यहाँ पर पहुंचा होगा, यहाँ का पानी पहुंचा, यहाँ का पानी पहुंचा और यहाँ तक, है ना। जब आपका पूरे एंटायर कैचमेंट एरिया इसको कंट्रीब्यूट करने लग जाता है, इस टाइम पे हम लोगों के पास बनता है क्रेस्ट सेगमेंट, क्रेस्ट सेगमेंट, है ना। अब क्रेस्ट सेगमेंट है, दिस इज द क्रेस्ट सेगमेंट, है ना, ये पूरा पार्ट आपका क्रेस्ट सेगमेंट का कहलाएगा, दिस इज द क्रेस्ट सेगमेंट, दिस पार्ट इज द क्रेस्ट सेगमेंट, है ना। इसके नीचे राइजिंग लिम्ब है, इसके नीचे फॉलिंग लिम्ब, है ना, ये पूरा पार्ट है क्रेस्ट सेगमेंट, है ना। क्रेस्ट सेगमेंट क्या है कि पूरा एंटायर कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका रन ऑफ के लिए, है ना, रन ऑफ के लिए। अब देखो इसको समझो आप लोग, है ना, धीरे धीरे पानी चढ़ेगा,
बिल्कुल, जब बारिश आ रही है तो धीरे धीरे यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, है ना, फिर बाद में उतरते टाइम में ये है कि धीरे धीरे यहाँ का पानी छूटेगा, यहाँ का पानी छूटेगा, पानी जाएगा, पानी जाएगा, पानी जाएगा, इस तरह से, है ना, धीरे धीरे यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, फिर धीरे 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 इसी तरह से कट ऑफ भी होने लगेगा, है ना, पानी, बिल्कुल ठीक है। तो ये बीच में क्रस्ट सेगमेंट बनता है जब पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया आपको पानी दे रहा होता है। और ये ना, ये आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स बताते हैं, उन पॉइंट्स को बताते हैं जब आपका पूरा कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूट कहां तक कर रहा है। तो यहाँ पर फॉलिंग लिम्ब में यहाँ से जुड़ गया, इसके बाद ज्यादा डिस्चार्ज आया और फिर वापस यहीं से कट गया, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर शो करते हैं, क्या शो करते हैं सर, कि पूरा कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूट करता है और इसी के बीच में ना आपको कहीं पे पीक मिलने वाला है, कहीं पे भी, है ना, ठीक है। चलो, तो राइजिंग लिम्ब में, और ये नीचे आप लोगों का ये बेस फ्लो है, नीचे जो आप लोगों को मिलता है दैट इज द बेस फ्लो, दैट इज द बेस फ्लो, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा मामला आप लोगों का यहाँ पर पूरे सॉरी पूरा हाइड्रोग्राफ आप लोगों का इस तरह से बन जाता है ना, ये लो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर समझो आप लोग, 2-3 चीजें समझने की जरूरत है ना। पहली बात, जब पानी चढ़ा तो इस टाइम पे बारिश हो रही है, बिल्कुल, तो यानी कि पानी के चढ़ने में, यानी कि राइजिंग लिम्ब के बनने में, यानी कि राइजिंग लिम्ब के बनने में, है ना, किसका कंट्रीब्यूशन है बताओ। तो राइजिंग लिम्ब किस हिसाब से बढ़ेगी, इसके अंदर आप लोगों का रेनफॉल का बिल्कुल बढ़िया कंसिडरेशन है ना। यानी कि ये आपकी स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगी, स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना, ठीक है। साथ के साथ क्योंकि बारिश इस टाइम पे हो रही है, इसलिए ज्यादा तेज बारिश होगी तो ज्यादा जल्दी से आप लोगों की राइजिंग लिम्ब चढ़ेगी, है ना। अगर तेज अगर यदि बारिश होगी तो तेजी से चढ़ जाएगी, और धीरे धीरे बारिश हो रही है तो आप लोगों को राइजिंग लिम्ब बनने में टाइम लग जाए, है ना, ठीक है, सेम तरीके से, है ना। और ये राइजिंग लिम्ब के अंदर साथ के साथ ही जो आपका ये कैचमेंट एरिया, उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, कैचमेंट एरिया किस शेप का है ना। साथ के साथ ही कैचमेंट एरिया इसके भी आप लोगों का रोल रहेगा कि अगर मान लो कैचमेंट एरिया, अब मान लो एक बात बताओ, कैचमेंट एरिया 2 अलग अलग तरह का कैचमेंट एरिया, एक तो इस तरह का कैचमेंट एरिया है ना, ठीक है, जिसमें आउटलेट यहां पर है, एक इसके जस्ट उल्टा बना दो आप लोग, है ना, एक इस तरह का कैचमेंट एरिया जिसमें पॉइंट यहां पर है ना, ठीक है। तो देखो ऑब्वियस बात है, यहां पर पूरा एरिया पास पास है, तो जल्दी से पूरा पानी है यहां पर पहुंचेगा जल्दी से, तो जल्दी से पीक बनेगा, नहीं बनेगा, जल्दी से पीक बनेगा, है ना। तो राइजिंग लिम्ब आप लोगों को यहाँ पर अलग तरह से दिखेगी। यहाँ पर राइजिंग लिम्ब आपको कंपेरेटिवली, देखो राइजिंग लिम्ब अगर इन दोनों को सेम एरिया का मान लिया जाए, इन दोनों का एरिया सेम मान लिया जाए, है ना, तो देखो यहाँ पर राइजिंग लिम्ब आप लोगों को कंपेरेटिवली लो रहेगी और यहाँ पर राइजिंग लिम्ब कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगी, है ना, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। तो राइजिंग लिम्ब के अंदर कैचमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक शामिल है, कैचमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक शामिल है और स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक भी शामिल है ना, क्योंकि पानी चढ़ रहा है ना, उस टाइम पे बारिश भी अगर हो रही है तो बारिश की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कैचमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब बात आती है फॉलिंग लिम्ब की, है, अब बात आती है फॉलिंग लिम्ब की, है ना। फॉलिंग लिम्ब के टाइम पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, पानी एक बार चढ़ गया, अब पानी उतरने के लिए क्या स्टॉर्म का योगदान रहेगा? नहीं रहेगा। पानी उतारने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैचमेंट का योगदान रहता है। देख लेना, एक बार शहर में पानी भर जाए तो अपनी नालियों की जितनी कैपेसिटी है ना, उसी हिसाब से पानी निकलेगा, है ना, ठीक है। तो नालियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मींस कैचमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही पूरा का पूरा फॉलिंग लिम्ब डिपेंड करता है। अब ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि द राइजिंग लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, तो ये गलत है। राइजिंग लिम्ब आपका स्टॉर्म पे भी डिपेंड करेगा, है ना। द रिसेशन लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये उल्टा कह दिया इस लोगों ने, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर गलत हो जाता है। H1 H2 बोथ आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट, बोथ आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा ये भी बता देता हूँ कि ये जो टोटल टाइम लगता है ना आपका, इस टाइम को आप लोग यहाँ पर बेस टाइम कहते हैं ना, दिस इज दी बेस टाइम, दिस इज दी बेस टाइम, है ना। टाइम के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर अलग से एक सेशन कर सकते हैं ना चाहे तो, जैसे टाइम बता देता हूँ आप लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट टाइम बता देता हूँ, है ना। ये देख लेना आप लोग, है ना, ये क्या है, ये सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। देखो हाइड्रोग्राफ तो बनाना बता ही दिया मैंने आप लोगों को, दिस इज द बेसिक हाइड्रोग्राफ, दिस इज द बेसिक हाइड्रोग्राफ, है ना, दिस इज द बेसिक हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब देखो इसमें ना हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइम भी आप लोग यहाँ पर चाहो तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, है ना। देखो जैसे मैं सारे टाइम यहाँ पर आप लोगों को शो कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका रेनफॉल टाइम है ना, दिस इज, ये जो डी आर दिखेगा, डी आर तो आपका रेनफॉल टाइम है, डी आर तो आपका रेनफॉल अगर होगा उसका टाइम है, यानी कि ये हीटोग्राफ है आपको शो कर रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं टाइम बताता हूँ आप लोगों को, कौन कौन से टाइम आप लोग यहाँ पर स्पेशली याद रखने हैं। देखो ये जो टाइम है आप लोगों का, ये जो टाइम है आप लोगों का, एक टाइम बेस बनेगा आपका, दिस इज द बेस टाइम, 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 है ना। इसके
इसके अलावा टाइम देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसके सेंट्रोइड से लूँ, देखो यह पीक है आपका ना, दिस इज द पीक है ना। अगर यहाँ पर मैं इसका सेंट्रोइड कंसिडर करूँ, इसका सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड किसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ द रेनफॉल है ना, रेनफॉल के सेंट्रोइड से पीक तक के बारे में बात करूँ है ना, पीक तक के बारे में बात करूँ है ना, पीक तक के बारे में बात करूँ है ना। तो इस टाइम को आप लोग यहाँ पर लेग टाइम कहते हैं। इस टाइम को ये देख लेना यार, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना। तो इस टाइम को आप लोग यहाँ पर लेग टाइम कहते हैं। ये लेग टाइम, लेग टाइम का मतलब क्या है, देखो आप लोग साफ साफ यहाँ से समझते हैं ना। देखो लेग टाइम करेगा, देखो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म यहाँ पर है, ठीक है। पानी का जो मैक्सिमम सेंटर पार्ट है वो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ द स्टॉर्म का मतलब है कि स्टॉर्म का सेंटर है, दैट मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से बारिश होगी। स्टॉर्म के सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी से बारिश होती है ना, ठीक है। तो आप लोग सेंटर ऑफ द स्टॉर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो पीक बनना चाहिए था ना, वो पीक बनने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसको ना आप लोग कैसे पता, देखो ये ना, ये सारी चीजें बाकी बाद में काम आती है। बाकी डिफरेंट टाइम जोन कैसे क्यों निकाले जाते हैं ना, सेम ऐसे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में निकाल, देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है ये तो बता दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन उसको हम लोग कैलकुलेटेड वे में कैसे निकालेंगे, है ना। तो कैलकुलेटेड वे में हम यहाँ पर इसको इस तरह से निकालते हैं। देखो यहाँ पर दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपके कंसीडरेशन में रहेगा, ये सेकंड वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट कंसीडरेशन में रहेगा, है ना, सेकंड वाला पॉइंट कंसीडरेशन में रहेगा, है ना। देखो तो अगर यदि आप यहाँ पर इसके एंड होने से, स्टॉर्म के एंड होने से लेके सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक का टाइम देखें, तो कैलकुलेटेड वे में देखो इसको निकालने का तरीका आप लोग देखो, ये अलग होता है ना, ये अलग होता है। इसको निकालने का सिर्फ ये मैथमेटिकली अप्रोच है ना, ये मैथमेटिकली निकालने की अप्रोच है और कुछ नहीं है। ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को शो करेगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को शो करेगा ना। और अगर आपने शॉर्ट कैचमेंट एरिया माना है, तो अगर यदि आप शॉर्ट कैचमेंट एरिया की बात कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन लगभग बराबर देखने को मिलेगा आपको लेग टाइम, लगभग बराबर देखने को मिलेगा लेग टाइम या फॉर स्मॉल कैचमेंट्स ओनली, फॉर द शॉर्ट या फॉर द स्मॉल कैचमेंट्स ओनली, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा ना। ये वैल्यूज आप लोग थोड़ी सी याद रखना, वैल्यूज आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी याद रखना, है ना, ठीक है। तो ये सब आप लोग यहाँ पर याद रखना। देखो टाइम का क्या भरोसा है, देखो ये नदी है आपकी, नदी बहते हुए जा रही है, पहला कैचमेंट एरिया, आगे एक और कैचमेंट एरिया होगा, है ना। इस कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, इस कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, तो यहाँ पर आपका रन ऑफ प्रोड्यूस होगा, हो गया रन ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये पानी आगे बहेगा ना, तो हो सकता है आगे कोई विलेज वगैरह हो, आगे कोई विलेज वगैरह हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पानी पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है ना। तो डिफरेंट टाइम जोन्स की देखो, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म तो यहाँ पर आ गया, ये इसका पीक, फ्लड का पीक आने में इतना टाइम लगेगा, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतने टाइम से पहले आप गाँव खाली करा दो भाई साहब, आगे का गाँव खाली करा दो आप लोग, आगे का, है ना। फ्लड वाले के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम के बीच में इतना डिफरेंस आ गया ना। ये तो डिफरेंस ऑफ टाइम आपको लंबा सा दिखता है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, तो कहते हैं 15 घंटे के अंदर गाँव खाली करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो गई, पानी वहां से यहाँ तक आएगा तो इतना टाइम लग जाएगा भैया, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्टॉर्म तो आ गया है, बारिश तो हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी से, आपको पता लग गया कि 12 घंटे बाद इतनी पीक आने वाली है, और इतनी पीक झिलेगी नहीं, इस वाले आउटलेट पे भी नहीं झिलेगी, तो इस वाले गाँव को भी खाली करो, अगले वाले गाँव को भी खाली करो, है ना। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, है ना। फिलहाल देखो ये तो इतना ही है, बाकी फ्लड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।